हेलो बच्चों, मेरा नाम है बिहाग शुक्ला और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स। विल बी स्टार्टिंग chronologically with chapter number 1, that is electric charges and fields. So before starting with the first topic, हम एक फिनोमेना के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आप कभी किसी दूसरे इंसान को टच करने गए एंड यू सडनली फील अ करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट, स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, या फिर दूसरे इंसान छोड़ो, अगर किसी मेटल ऑब्जेक्ट को टच करने गए और आपको करंट लगा। ऐसा यूजुअली सबके साथ हर बार होता रहता है। इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके ऊपर हमारा चैप्टर बेस्ड है। द चैप्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इट्स ऑब्वियस, बट इसमें स्टडी किसकी है? जब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशनरी होते हैं तब उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तब वो दूसरे आजू बाजू के ऑब्जेक्ट्स पे, दूसरे चार्जेस पे क्या इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, उसकी स्टडी जो है इस चैप्टर में की जाएगी। और इसका सबसे पहला फिनोमेना जो डे टू डे लाइफ में रिलेटेबल है, दैट इज द एक्सपीरियंस व्हिच आई टोल्ड यू अबाउट। व्हेन यू टच समबडी, समटाइम्स यू माइट फील करंट। अब ये क्यों हो रहा है? जब भी किसी भी दो इंसुलेटर्स को आप रब करते हो तो इंसुलेटर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि दो इंसुलेटर्स को रब करने पे एक इंसुलेटर में से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरे इंसुलेटर्स में चले आते हैं। उससे क्या हुआ? जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले वो खुद पॉजिटिवली चार्ज बन गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चले गए या एक्यूमुलेट हो गए वो खुद नेगेटिवली चार्ज हो गया। डोंट वरी गाइस, हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। मैं वापस रिपीट करता हूं, व्हेन यू रब टू इंसुलेटर्स, तब हो क्या रहा है? आप इंसुलेटर्स को एनर्जी दे रहे हो। ये एनर्जी इंसुलेटर्स ने कंज्यूम की, और कंज्यूम करने के बाद दिस एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। आप इंसुलेटर्स को रब कर रहे हो, उससे क्या हुआ? इंसुलेटर्स के अंदर, इंसुलेटर भी एटम्स के ही बने हैं, मतलब कि उसके पास प्रोटॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपकी दी हुई एनर्जी कंज्यूम करेंगे, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन इंसुलेटर टू अनदर। अब इस पॉइंट पे आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि कौन से वाले इंसुलेटर में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और दूसरे में जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। दिस डिपेंड्स अपॉन समथिंग कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, कैसे समझा जाता है इसको, ये देखते हैं हम बाद में। इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स पहले इंसुलेटर में से निकल कर दूसरे में जाते हैं, उस प्रोसेस को थोड़ा स्टडी करते हैं। अच्छा, ये जो फिनोमेना हमने बात की, ये किसी स्पेसिफिक सीजन में ऑब्जर्व होता है? आई मीन समर्स में ज्यादा होता है, या मॉनसून में ज्यादा होता है, या विंटर्स में ज्यादा होता है? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये विंटर्स में ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सीजन्स का लेना देना डायरेक्टली ह्यूमिडिटी के साथ है। अगर समर्स की बात करें तो समर्स में हीट ज्यादा होने की वजह से एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कंटेंट जो है ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू दैट इन विंटर्स। तो विंटर से कंपैरिजन में समर्स में ह्यूमिडिटी ज्यादा है। इससे क्या होगा? जब भी ये ह्यूमिड एयर किसी ऑब्जेक्ट के टच में आएगी या फिर किसी इंसुलेटर के टच में आएगी जहां पर ऑलरेडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो एयर ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स लेके चली जाएगी। ऐसी एयर को बोलेंगे आयोनाइज्ड एयर, और इस प्रोसेस को बोलेंगे आयोनाइजेशन। यही चीज अगर विंटर में देखें तो विंटर में कंपैरेटिवली एयर में वाटर वेपर के पार्टिकल्स कम है, जिससे क्या होगा? विंटर में एयर जो है इंसुलेटर के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स कैचअप नहीं कर पाएंगे, तो एयर का आयोनाइजेशन कंपैरेटिवली कम होगा विंटर्स में। और मॉनसून में तो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी होती है, मैक्सिमम वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो मॉनसून में तो आयोनाइजेशन मैक्सिमम हो जाएगा, राइट? तो विंटर्स में आयोनाइजेशन कम होता है। इसकी वजह से इंसुलेटर्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं, एयर उनको लेके नहीं जाती है। अब ये इंसुलेटर जिसके ऊपर ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हुए हैं, अगर वो इंसुलेटर
किसी कंडक्टर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स धड़ाधड़ फ्लो होने शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स बस वेट कर रहे हैं कि जैसे ही मुझे कोई कंडक्टर मिले मैं तुरंत फ्लो होना शुरू कर दूं। और ये जो प्रोसेस होती है वो हमें ऐसा दिखता है कि जैसे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स वेरी हाई स्पीड, एट वेरी हाई स्पीड रैपिडली इंसुलेटर से कंडक्टर में फ्लो होना शुरू कर देते हैं, राइट। सो रिपीटिंग, समराइजिंग व्हाट एवर आई जस्ट टोल्ड यू, दो इंसुलेटर्स को रब कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स एक में से दूसरे में जाते हैं। किस में से किस में जाएंगे ये अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। लेकिन वंस इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंसुलेटर टू अनदर, जिसमें ट्रांसफर हुए उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन हो गया। अभी अगर समर सीजन चल रही है तो ये जो इंसुलेटर है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हुए हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स खुद एयर ही ले जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर के पास वाटर वेपर है, समर सीजन है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। यही अगर विंटर सीजन चल रही है तो एयर के पास वाटर वेपर कम है, तो एयर कंपैरेटिवली बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जा सकती है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो इंसुलेटर पे एक्यूमुलेट हुए थे वो वहीं के वहीं रहेंगे। अब ऐसा एक इंसुलेटर अगर किसी कंडक्टर के कांटेक्ट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स धड़ाधड़ फ्लो होना शुरू हो जाएंगे एंड वी सी अ स्पार्क। ठीक है, सो ये प्रोसेस हो रही है। द नेक्स्ट इज हाउ डज दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिपेंड ऑन वर्क फंक्शन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी हर एक मटेरियल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी कि उस मटेरियल को आप उतनी एनर्जी दोगे तो दैट विल रिलीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास दो मटेरियल थे, दोनों का कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन की कुछ वैल्यू होगी। अब ये दोनों मटेरियल अगर इंसुलेटर्स हैं और इन दोनों को रब करता हूं तो मटेरियल हैविंग लोअर अमाउंट ऑफ वर्क फंक्शन, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरे मटेरियल में जाएंगे। इन वेरी सिंपल वर्ड्स बोलूं तो वर्क फंक्शन ये मेजरमेंट है कि किस मटेरियल को कितनी एनर्जी लगेगी, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से निकलने के लिए। तो अगर मेरे पास दो मटेरियल्स हैं, मटेरियल ए विथ वर्क फंक्शन साई ए, इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन का सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं, साई, PSI, साई, P साइलेंट है एंड इट इज अ ग्रीक अल्फाबेट जस्ट लाइक अल्फा बीटा गामा। तो मटेरियल ए जिसका वर्क फंक्शन है साई ए और मटेरियल बी जिसका वर्क फंक्शन है साई बी। सो लेट अस से साई ए की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल रैंडमली कोई नंबर ले रहा हूं 10 जूल्स, और कोई दूसरा मटेरियल जिसका वर्क फंक्शन है साई बी, इसका वर्क फंक्शन लेट से फॉर एग्जांपल 20 जूल। अब इन दोनों मटेरियल्स को अगर मैं रब कर रहा हूं तो मैं कुछ एनर्जी दे रहा हूं सिस्टम को। तो सिस्टम को जैसे ही 10 जूल्स एनर्जी मिलेगी वैसे ही पहले मटेरियल में से जिसका वर्क फंक्शन साई ए है उसका वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 10 जूल। तो जैसे ही मैंने 10 जूल जितनी एनर्जी उसको दी वैसे ही उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? उनको एनर्जी मिली, those electrons started to get excited और बाहर निकलकर जाएंगे किस में, दूसरे इंसुलेटर में जिसका वर्क फंक्शन क्या था, 20 जूल। मतलब दो इंसुलेटर्स को रब करने पे जिस इंसुलेटर का वर्क फंक्शन कम होगा या छोटा होगा उसको पहले एनर्जी मिलेगी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जल्दी और कंपैरेटिवली पहले एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट होने पे वो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और दूसरे इंसुलेटर में चले जाएंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि मटेरियल हैविंग लोअर वर्क फंक्शन उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और मटेरियल हैविंग हायर वर्क फंक्शन उसमें इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, राइट। तो ऐसा होने पे मान लो रब करने से पहले दोनों मटेरियल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, ना ही पॉजिटिवली चार्ज ना ही नेगेटिवली चार्ज। अब रब कर दिया तो क्या होगा, जिसका वर्क फंक्शन छोटा है वो वाला मटेरियल उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, मतलब कि वो वाला मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जिसमें चले गए इलेक्ट्रॉन्स, जो मटेरियल जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है वो कैसा हो जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा।
राइट? सो दो इंसुलेटर्स को रब करने पे द मटेरियल having lower work function becomes positively charged and the material having higher work function becomes negatively charged, right? And here are some examples of some materials, और इन सब मटेरियल्स को अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क फंक्शन में। मतलब कि कैट लेदर विल हैव द लोएस्ट अमाउंट ऑफ वर्क फंक्शन एंड सिल्क क्लॉथ विल हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वर्क फंक्शन। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप वुल को और प्लास्टिक रॉड को अगर एक साथ रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलकर कहां जाएंगे, तो इसका जवाब क्या आएगा? क्या बोला था मैंने? इलेक्ट्रॉन्स विल रिलीज फ्रॉम मटेरियल हैविंग लोअर वर्क फंक्शन। मतलब कि वुल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और कहां जाएंगे? प्लास्टिक रॉड में। सो प्लास्टिक रॉड बिकम्स नेगेटिव एंड वुल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऑलराइट, इसमें से शायद एक शब्द नया है आपके लिए, इबोनाइट। इबोनाइट इज नथिंग बट वल्कनाइज्ड रबर। ठीक है, इबोनाइट को ऐसे समझ सकते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ वल्कनाइज्ड रबर एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ सम मटेरियल्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क। सो नेक्स्ट पार्ट इज डेफिनेशंस। पहली टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो तो नाम से ही पता चलता है, इलेक्ट्रो मतलब स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन द चार्जेस आर स्टेशनरी, या फिर स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कंपेयर करो इसको मैग्नेटिज्म के साथ। मैग्नेटिज्म में क्या था? एक मैग्नेट रखते थे, मैग्नेट के आजू बाजू के रीजन में अगर दूसरी मैग्नेट लाओ तो दूसरी मैग्नेट पे या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स लगता था, राइट? तो ये मैग्नेट के आजू बाजू वाला रीजन जहां पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगता है उस रीजन को क्या बोलते थे? मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड माने रीजन, एक ऐसा रीजन जहां पर मैग्नेट के कारण अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उस रीजन को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यही चीज को, यही एनालॉजी को इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज के टर्म्स में बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या चार्जेस के कारण से दूसरे चार्जेस पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अगर मैं दो लाइक चार्जेस के बाजू में लूं तो क्या होगा? वही जो दो नॉर्थ पोल्स को साथ में रखने पे होता है, रिपल्जन। अगर मैं दो अनलाइक चार्जेस को बाजू में रखूं तो बोथ विल अट्रैक्ट, जस्ट लाइक नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट द साउथ पोल। ठीक है, लेकिन मैग्नेट के आजू बाजू के रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज के आजू बाजू के रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट के आजू बाजू वाले रीजन मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मैग्नेट या आयरन को लाओ तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है जो कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होता है। वैसे ही अगर चार्ज के आजू बाजू में मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी दूसरे चार्ज को लाते हो तो उस पे या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इस फोर्स को क्या बोलेंगे? मैग्नेट में बोलते थे मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट? एंड द थर्ड इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको आप कंपेयर कर सकते हो मास के साथ। मान लो अर्थ पे कोई एक बॉडी है, बॉडी का मास है 5 किलो। मान लो एक बॉल है, बॉल का मास है 2 किलो से सपोज, और इस बॉल को थोड़ी बहुत हाइट पे रख रहा हूं मैं। जैसे ही इस बॉल को छोड़ूंगा वैसे ही बॉल गिर जाएगा। तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे कि बॉल के पास कुछ मास है और बॉल ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा है, ऐसा बोल सकते हैं। जहां जहां पर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है वहां वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है। जहां जहां पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वहां वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। जहां जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, वहां वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट फील्ड है इसीलिए फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसीलिए दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है इसीलिए दो मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव
मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, उसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसीलिए बॉल पे एज वेल एज अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, राइट? जैसे जैसे इस बॉल का मास बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, यस। उसी तरह से अगर उसको कंपेयर करो चार्ज के साथ, चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने यही चीज मास के लिए बोली होती तो आप क्या लिखते हैं? मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस फोर्स इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। वो मास को अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में रखते हो तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है? ये मास की डेफिनेशन थी। मास क्या है? किसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि उस ऑब्जेक्ट को अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में रखोगे तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अगर उसके पास मास होगा तो, ठीक है? इसी ऑब्जेक्ट को मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड को हटाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे और ऑब्जेक्ट को मास की जगह चार्ज दे दो, ठीक है? आपने पहले क्या किया था? ग्रेविटेशनल फील्ड रखा था और ऑब्जेक्ट के पास मास था। अब ऑब्जेक्ट के पास कुछ चार्ज दे दो और उसको ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, तो उसके पे जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये हो गई डेफिनेशन चार्ज की। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस तरह से मास वाज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, उस तरह से चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पे चार्ज की वैल्यू, मैग्नीट्यूड चार्ज का बढ़ाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। सेम एज अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा, राइट? चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है देख लो। इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, साइन अलग अलग। प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास कितना होता है ये भी आपको याद रखना है। 9.1 इंटू 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻27, दोनों ही केजी में है। अब यहां से आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा भारी होता है या प्रोटॉन ज्यादा भारी होता है? इट्स प्रीटी ऑब्वियस, प्रोटॉन इज हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। कितना हेवी है? कितने गुना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी है? बता सकते हो? डू इट। रेशियो ले लो दोनों का, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1.67 बाय 9.1 कुछ नंबर आएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। दिस इज 10⁻+4। इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 10⁻4 टाइम्स, मतलब 10,000 गुना ज्यादा भारी है, ठीक है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स हेवियर देन एन इलेक्ट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी हमने, इसके ऊपर से एक फिनोमेना याद आता है। ये भी सब लोगों ने एटलीस्ट एक दो बार तो किया ही होगा लाइफ में। एटलीस्ट बाल पे प्लास्टिक की स्केल घिसते हो, फिर क्या होता है? उस स्केल को अगर पेपर के पीसेस के पास ले जाते हो तो क्या होता था? पेपर के पीसेस अट्रैक्ट हो जाते थे, ठीक है? ये भी क्यों होता है इसका रीजन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। सोचो क्यों होता होगा? इंसुलेटर्स को रब करते थे तब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, वो वाला लॉजिक तो था, वो लॉजिक भी इधर लगेगा। सोचो क्या होता है जब स्केल को बालों के साथ रब करते हो तो यू आर रबिंग टू इंसुलेटर्स, स्केल भी इंसुलेटर और ड्राई हेयर भी इंसुलेटर। इसमें से किसका वर्क फंक्शन कम होता है? बाल का, ठीक है? सो व्हाट हैपेंस इज चार्जेस बाल में से प्लास्टिक स्केल में चले जाते हैं। नाउ द प्लास्टिक स्केल बिकम्स नेगेटिव एंड हेयर बिकम्स पॉजिटिव। इस
नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक स्केल को अगर आप पेपर के पीसेस के पास ले जाओगे तो क्या होगा? मान लो ये नेगेटिवली चार्ज स्केल है, एंड दीज आर सम पेपर पीसेस। अब ये पेपर पीसेस का चार्ज क्या है? वो तो न्यूट्रल है। अच्छा, न्यूट्रल का मीनिंग क्या निकालते हो? अगर मैं बोलता हूं कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें कोई चार्ज होगा ही नहीं? या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होंगे, लेकिन इक्वल अमाउंट्स में होंगे, जिससे दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और बॉडी विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, दो केसेस हैं, या तो बॉडी में चार्ज होगा ही नहीं, या फिर इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। इन बोथ दिस केसेस बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रली चार्ज्ड। ठीक है, जनरली बॉडी के पास इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो जब स्केल मैंने बालों के साथ रब की तो स्केल खुद नेगेटिवली चार्ज बन गई। ऐसी नेगेटिवली चार्ज स्केल को अगर मैं पेपर के पीसेस के पास लाता हूं तो क्या होगा? ये पीसेस जो न्यूट्रल थे, इसमें जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट तो हैं, उन चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब चार्जेस तो उतने ही रहेंगे, ना बाहर से कोई आएगा ना अंदर का बाहर जाएगा, लेकिन अंदर जो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट्स में जो प्रेजेंट है वो थोड़े बहुत रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब कि थोड़े पॉजिटिव चार्जेस स्केल की तरफ चले जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस स्केल से दूर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव चार्ज स्केल आप पेपर के पास ला रहे हो, तो पेपर के अंदर जो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो स्केल की तरफ चले जाएंगे, और उसी पेपर में जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस स्केल के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेंगे, इसलिए पेपर के नेगेटिव चार्जेस स्केल से दूर चले जाएंगे। इससे क्या होगा? इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, इन सब में अट्रैक्शन होगा, विच इज वाई आप देखते हो कि पेपर के पीसेस स्केल को तुरंत चिपक जाते हैं। ऐसा कैथोड रे टीवीज, मतलब कि आज से कुछ 15-20 साल पहले ये टीवीज आते थे, आपने शायद देखे हो या ना देखे हो। वो कैथोड रे टीवी के जो उसका जो मिरर होता है टीवी के आगे का, उसमें भी सेम फिनोमेना ऑब्जर्व करते थे हम। ठीक है, वो जो मिरर होता है वो चार्ज होता है। इस चार्ज मिरर के पास अगर आप पेपर के पीसेस लेके जाओगे, अगेन सेम चीज होगा। चार्ज ऑब्जेक्ट के पास अगर न्यूट्रली चार्ज ऑब्जेक्ट लेके जाओ तो उसमें न्यूट्रल वाले ऑब्जेक्ट में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, इफ दिस इज बॉडी ए विच इज पॉजिटिवली चार्ज, इसके पास अगर मैं दूसरा बॉडी लाता हूं जो कि न्यूट्रली चार्ज है, ठीक है, इसमें 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिर्फ 5 प्रोटॉन है, और इसमें 5 प्रोटॉन और इसमें 5 प्रोटॉन और इसमें 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन मानो। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, ये न्यूट्रली चार्ज है, लेकिन 5 प्रोटॉन इसके पास है और 5 इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास। तो क्या होगा? जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आ जाएंगे और जो 5 प्रोटॉन है वो इस तरफ चले जाएंगे। कब होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन? जब उसको किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके आओगे। यही हो रहा है पेपर के केस में और स्केल के केस में। इससे क्या होगा? ये दोनों चिपक जाएंगे। बोथ दिस बॉडीज will attract each other and come in contact with each other. Moving forward, this is a new word for you, pith. Pith मतलब क्या? pith मतलब किसी प्लांट या किसी फ्रूट की जो स्किन होती है उस स्किन का इनर पोर्शन। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें बिकॉज दिस इज बायोलॉजी, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी हमारे काम की है। इस पिथ का कोई मटेरियल हो, पिथ का कोई बॉल बना लो और उस बॉल को, पिथ वाले मटेरियल को अगर किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बाजू में, किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखो
तो उस चार्ज ऑब्जेक्ट की पोलैरिटी ये ग्रास्प कर लेता है। मतलब पिथ को अगर मैंने किसी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के बाजू में रखा, कांटेक्ट में रखा, तो पिथ भी खुद पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। अगर पिथ को नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रखो तो पिथ कैसा बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो जब पिथ का एक बॉल बनाया मैंने, फिर ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ इन दोनों को रब किया। क्या किया? ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब किया। तो बताओ इसमें से पॉजिटिव कौन होगा और नेगेटिव कौन होगा? ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अब ये जो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हुआ, इसको हम लाएंगे पिथ बॉल के कांटेक्ट में। तो पिथ बॉल कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे दो पिथ बॉल बनाए, दोनों के कांटेक्ट में पॉजिटिवली चार्ज लाए, तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो गए। कौन? पिथ बॉल्स। इन पिथ बॉल्स को किसी एक पॉइंट पे उसको फिक्स करके कांटेक्ट में लाए, तो व्हाट वी सी इज बोथ आर रिपेलिंग ईच अदर। ठीक है, यही सेम प्रोसेस में रिपीट कर रहा हूं, लेकिन अब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब नहीं कर रहा हूं। अब मैं रब कर रहा हूं कैट फर और प्लास्टिक रॉड को। कैट फर और प्लास्टिक रॉड को रब करेंगे तो कौन पॉजिटिव हो गया? कैट फर। और नेगेटिव कौन हो गया? प्लास्टिक रॉड। ये नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड को अगर पिथ बॉल से कांटेक्ट में लाएंगे तो बॉल्स हो जाएंगे नेगेटिव। अगेन सेम चीज देखी, दोनों नेगेटिव के बीच में रिपल्शन हुआ। फिर क्या किया? एक प्लस पिथ बॉल को और एक माइनस को कांटेक्ट में लाए तो दोनों अट्रैक्ट हुआ। यहां से हमको पता चला कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, पहला कंक्लूजन। और दूसरा कंक्लूजन, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। राइट? दूसरी बात, अगर दो ऑब्जेक्ट्स जिस पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन ऑपोजिट है, ऑब्जेक्ट ए उस पे चार्ज कितना है? 5 कूलम या फिर 5 चार्जेस है, यहां पर भी 5 चार्जेस है। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। अगर इन दोनों को कांटेक्ट में लाओगे तो क्या होगा? ठीक है, इफ यू कीप देम इन कांटेक्ट फॉर सम टाइम, क्या होगा? बोथ विल बिकम न्यूट्रली चार्ज्ड। राइट? यही अगर इधर करेंगे तो एक का चार्ज +3 है, एक का चार्ज +9 है, दोनों पॉजिटिव है। इधर क्या हो रहा था? दोनों ऑब्जेक्ट्स का मैंने शेप सेम लिया है, साइज सेम लिया है, दोनों ऑब्जेक्ट का मटेरियल भी सेम है। बस फर्क क्या है? दोनों पे जितने भी चार्जेस है दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम। फर्क क्या है? पोलैरिटी दोनों की अलग अलग है। एक पे जितने भी चार्जेस है सारे पॉजिटिव है, एक पे जितने भी चार्जेस है सारे नेगेटिव है। तो उन दोनों को कांटेक्ट में लाने से प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे और दोनों पे न्यूट्रली चार्ज रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल बी न्यूट्रली चार्ज। इन दिस केस अगर दोनों की शेप, साइज, मटेरियल सब कुछ सेम है और दोनों ऑब्जेक्ट को मैं कांटेक्ट में लाता हूं तो क्या होगा? दोनों पे जो चार्ज रहेगा वो इक्वल होगा। इन दोनों का एवरेज ले लो, क्या होगा? 3 + 9/2 12/2 इज 6। तो इस पे भी 6 चार्जेस और इस पे भी 6 चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी चीज है, लेकिन इस चीज ने हमको आइडिया दिया था कि कितना चार्ज होने पे कितना रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स में दोनों ही पॉजिटिवली या दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हैं, तो दोनों पे कितना चार्ज होने पे कितना रिपेल करेंगे दोनों एक दूसरे को। राइट? सो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत इजी एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये मेटल का एक रॉड है, ये एक बॉक्स है और ये जो पेपर जैसे पीसेस दिख रहे हैं वो गोल्ड की थिन शीट है। एंड व्हाट यू आर डूइंग इज इस मेटल रॉड को आप एक्सटर्नली चार्ज कर रहे हो। पॉजिटिव भी कर सकते हो, नेगेटिव भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस रॉड को पॉजिटिवली चार्ज किया, कंडक्टिंग है, मेटल है, तो ये चार्ज आ जाएगा नीचे गोल्ड की शीट्स पे। और
इस गोल्ड की शीट्स को ऐसे प्लेस किया गया है कि एकदम दोनों तरफ सेम अमाउंट ऑफ सेम ज्योमेट्री, सेम सिमेट्री है। तो क्या होगा, जितना भी चार्ज आएगा वो दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब गोल्ड की दोनों शीट्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की साइन भी सेम है, दोनों साइड पॉजिटिव या फिर दोनों साइड नेगेटिव। तो क्या होगा, रिपल्शन। अब जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ने पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी बढ़ता जाएगा। सो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि अमाउंट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, या फिर बोल सकता हूं डिग्री ऑफ रिपल्शन। कितना रिपेल करेंगे या कितना दोनों में डिस्टेंस या डाइवर्जेंस आएगा, किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पे। चार्ज बढ़ता जाएगा तो रिपल्शन बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसमें बॉक्स की क्या जरूरत पड़ गई, जस्ट एक्सटर्नल फैक्टर से सेफ्टी मिले उसके लिए बॉक्स है। एक्सटर्नल मॉइस्चर या एयर करंट्स इस चीज को, एक्सपेरिमेंट सेटअप को डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हमने बॉक्स लिया है। और गोल्ड क्यों लिया है, बिकॉज गोल्ड हैज एन एक्सेलेंट प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड मिलिएबिलिटी। डक्टिलिटी मतलब उस ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि वो इजीली, हाउ इजीली इट कैन बी कट इनटू थिन मेटालिक वायर्स। ठीक है, और मेलिएबिलिटी मतलब थिन शीट्स में प्रोड्यूस हो सके, ये जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी, राइट। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थिंग। अर्थिंग थोड़ा बहुत तो सब सुना तो सब नहीं होगा, थोड़ा बहुत पता भी होगा क्या होता है। सो अर्थिंग का पर्पस ये है टू प्रोवाइड सेफ्टी। जितने भी हेवी ड्यूटी, हेवी लोड वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनमें अर्थिंग किया जाता है। आपने 3 पिन प्लग देखा होगा, आपका हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी है उसमें 2 पिन की जगह 3 पिन होते हैं। तीसरा पिन जो होता है वो अर्थिंग का वायर होता है। सो व्हाई द नीड, काफी बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन्स, उनका एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, और अगर आप उसको टच करने गए तो यू कैन गेट एन इलेक्ट्रिक करंट और इट कैन बी फेटल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड दिस। हमको करंट की एक प्रॉपर्टी पता है, करंट ऑलवेज चूजेस द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जिस पाथ में रेजिस्टेंस कम से कम हो या जिस पाथ में कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो वो पाथ लेगा करंट। अब इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, जिसमें मुझे डर है कि शायद एक्सेस इलेक्ट्रॉन बिल्टअप हो जाए, तो मैं अगर उसको टच करूंगा तो मुझे करंट लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को एक वायर के साथ कनेक्ट करूंगा और उस वायर के दूसरे एंड पे एक थिक हेवी मेटालिक प्लेट अटैच कर दूंगा और उसको अर्थ के अंदर डाल दूंगा। इससे क्या होगा, जब कभी भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स अगर उस अप्लायंस पे जमा हुए तो वो तुरंत के तुरंत, वो जो हमने तीसरा वायर, अर्थिंग का वायर कनेक्ट किया है, कनेक्टेड टू थिक मेटालिक प्लेट, उस रूट के थ्रू एग्जिट हो जाएंगे अप्लायंस में से और चले जाएंगे अर्थ के अंदर। तो ये जो अप्लायंस का अर्थ के साथ इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयरिंग है ना, इस शेयरिंग को बोलते हैं अर्थिंग। जब कभी भी अप्लायंसेस में इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन बढ़ जाए तो वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स तुरंत ही अप्लायंस से निकल के अर्थ में चले जाएंगे। ये जो हमने डेवलप किया है इसको बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अलावा सोलर प्लांट्स में भी देखे होंगे आपने, घर पे या कमर्शियल कहीं बिल्डिंग्स पे भी अगर सोलर प्लांट्स लगाते हैं, सोलर पीवी प्लांट्स लगाते हैं, तो भी उसमें एक अर्थिंग का वायर दिया रहता है। अगर सिस्टम में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स का बिल्टअप हो जाता है तो वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स तुरंत ही ग्राउंड कर दिए जाएंगे। ग्राउंडिंग यानी कि अर्थिंग, राइट।